जिसमें साहस नहीं होता वही मजबूर होता है। जिसमें साहस नहीं होता वही मजबूर होता है। मिलन को जो विकल ना हो वही तो दूर होता है। मिलन को जो विकल ना हो वही तो दूर होता है। उठो आगे बढ़ो कोशिश करो हारो न तुम मन में। उठो आगे बढ़ो कोशिश करो हारो न तुम मन में। हमें देते हैं ईश्वर वो जो हमें मंजूर होता है। खुदा देता वही हमको जो मंजूर होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं अपने स्वरचित मुक्तक से आपको ये प्रेरणा देना चाहता हूं। आज की जो हमारी वीडियो है ये रीट के अभ्यर्थियों को ध्यान में रखकर मैं इसको तैयार कर रहा हूं। और इसका आज का जो हमारा प्रकरण है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप सभी अभ्यर्थी अब अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। मैं ये मुक्तक केवल रीट के अभ्यर्थियों के लिए नहीं, प्रत्येक व्यक्ति के लिए मैंने ध्यान में रखते हुए इसकी रचना की थी। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसमें साहस नहीं होता वही मजबूर होता है। जिंदगी में बहुत सारे लोग सफल होते हैं और बहुत सारे लोग असफल होते हैं। और जो लोग असफल होते हैं उनमें से अधिकांश लोग अपनी असफलता को मजबूरी के नाम पर ठगना चाहते, मजबूरी का नाम दे देते हैं। मेरी मजबूरी रही वरना मैं ऐसे कर देता, मेरी मजबूरी रही वरना मैं ऐसे कर देता। अरे क्या मजबूरी रही? आप केवल अपनी पराजय को मजबूरी में बदलना चाहते हैं और कोई बहाना नहीं है। जीवन में केवल दो पार्ट होते हैं, सफलता और असफलता, और आप अपनी असफलता को मजबूरी का नाम देना चाहते हैं। जिनमें साहस नहीं होता वही मजबूर होता है। मेरे प्यारे साथियों, आप अपनी मजबूरी को अपनी मजबूती बनाइए, क्योंकि दुनिया में इतिहास गवाह है जिन्होंने अपनी मजबूरी को अपनी मजबूती बनाया है। आज अखबार उन्हीं के फोटो से और उन्हीं के चर्चों से रंगे पड़े हैं। और आप चाहते हैं कुछ करना तो मजबूर नहीं, मजबूत बनिए, मजबूत बनिए और अपनी मजबूरियों को अपनी मजबूतियां बनाइए। ध्यान रखिए, मिलन को जो विकल ना हो वही तो दूर होता है। आप में जब मिलने की व्याकुलता नहीं है, आप चाहते ही नहीं कि आपको जॉब मिले, आप अपनी नौकरी से, अपने पद से, अपनी प्रतिष्ठा से मिलना ही नहीं चाहते, आप उससे पाना ही नहीं चाहते, उसके लिए व्याकुलता आपके अंदर नहीं है, तो कैसे मिलेगी? वही तो दूर होगा। अरे पहले व्याकुलता होनी चाहिए, एक आग होनी चाहिए अंदर। जैसे आग लगने पर आदमी व्याकुल हो जाता है और तब तक शांत नहीं होता जब तक उसको बुझा ना दिया जाए। ऐसे ही मेरे प्यारे साथियों, आपके अंदर भी एक आग होनी चाहिए, एक आग होनी चाहिए कि जब तक हमारा लक्ष्य, हमारा एम, हमारा गोल हम प्राप्त ना कर ले तब तक रुकना नहीं है। व्याकुलता होनी चाहिए, ताप होनी चाहिए। बस आपके और आपकी सफलता के बीच में, आपके और आपके सपनों के बीच में अगर कोई चीज है वो है व्याकुलता। जिस दिन ये उत्पन्न हो जाएगी, जिस दिन आपके अंदर एक व्याकुलता उत्पन्न हो जाएगी, उस दिन आप अपनी सब को अपनी मुट्ठी में पाओगे। आप और उसके बीच में कोई दूरी नहीं रहेगी। साहब मेरे प्यारे साथियों, मैं ये बताना चाहता हूं, व्याकुलता होनी चाहिए। अपने प्रियतम से मिलने की व्याकुलता जो होती है, अपनी प्रियतमा से मिलने की जो व्याकुलता होती है, वही जॉब में होनी चाहिए। जिस दिन आप किसी जॉब के लिए ये व्याकुलता दिखाने लगेंगे, वो जॉब चाहे IAS की हो, RAS की हो, है ना, UPPCS हो, पटवारी हो, रीट हो, कोई भी हो, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, वो आपकी मुट्ठी में होगी, वो आपके कदमों में होगी। यकीनन, बेशक आप ट्राई करके देखिए, व्याकुल होके देखिए। व्याकुलता है नहीं, तड़प रही नहीं, कैसे करोगे? उठो, कोशिश करो, उठो, कोशिश करो, उत्तिष्ठ जागृत, उठो, कोशिश करो, बढ़ो आगे। मन में निराशा के भाव मत लाओ मेरे प्यारे साथियों, निराशा के भाव मत लाओ। थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। यू आर अ यूनिक पर्सन, आप ये कर सकते हो, आपके अंदर ये क्षमता है, आप क्यों नहीं कर सकते? अगर आप चाहते हो जॉब आपकी हो तो आपको करना पड़ेगा। आप कुछ भी कर सकते हो,
यू आर अ यूनिक क्रिएशन बाय गॉड। आप उस ईश्वर का बहुत ही महानतम प्रयास हो और आपके अंदर कुछ भी कर गुजरने का जज्बा है मेरे प्यारे साथियों, आप कर सकते हो। तो बस कोशिश करिए, आगे बढ़िए और जिस दिन आप कर्म करने लग जाओगे आपके अंदर तड़प आ जाएगी, व्याकुलता आ जाएगी अपने एम को प्राप्त करने का। यकीनन आप जो चाहोगे ईश्वर आपको वही देगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं कामना करता हूं कि रीट में बैठने वाले और समस्त परीक्षाओं में बैठने वाले उन अभ्यर्थियों को उनके प्रयासों के अनुसार ईश्वर सफलता प्रदान करे। और आइए आज के अपने इस प्रकरण में हम जुड़ते हैं। आज का हमारा ये प्रकरण, ये वीडियो जो मैं लेके आ रहा हूं, आज की इस वीडियो का जो प्रकरण है वो केवल रीट के अभ्यर्थियों के लिए ही नहीं वरन उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रहे हैं, शामिल हो रहे हैं और जिसमें हिंदी आती है, उस सबके लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे साथियों। और इसके अतिरिक्त एकेडमिक कक्षा के विद्यार्थियों के लिए भी, एकेडमिक विद्यार्थियों के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है जो स्कूल में पढ़ते हैं, है ना, 9th 10th 8th 6th 7th 11th 12th के बच्चों के लिए, BA BC वालों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज का हमारा जो टॉपिक है और वो है बेटा संधि। क्या है? संधि। ठीक है, आज का हम टॉपिक लेके चल रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, संधि। समझ में आया? ये टॉपिक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, ये प्रकरण आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, अभी तक आप रटते रहे हो। मैंने हमेशा आपसे कहा है कि रटने पर जोर मत दो। मेरा तो अपना एक तरीका है कि समझने पर जोर दो, रटने से कुछ नहीं होता। आप किताबों को रट लो, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई, और 2.5 आखर प्रेम से पढ़े सो पंडित होए। तो प्रेम से पढ़िए, समझ के पढ़िए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, दिल से पढ़िए, जो भी काम करना है दिल से करिए। तो आज का अपना जो प्रकरण है संधि, मैंने हमेशा आपसे कहा है कि किसी भी चीज को क्या करना है, समझ के पढ़ना है, समझ के। रटा हुआ कभी आपके काम नहीं आता। रटंत विद्या न फलंत विद्या, रात को रटा तो सुबह को शाखा, किसी मतलब की नहीं है, तो समझिए। अच्छा एक बात बताइए मेरे को कि आपके बारे में आपसे बेटर कौन बता सकता है? बताओ आप क्या हो, आप क्या कर सकते हो, आपकी क्षमताएं क्या है, आपके अवगुण क्या है, आपके गुण क्या है, इसके विषय में आपसे बेटर कौन बता सकता है? मुझे बताइए। आपका पड़ोसी या आपका मित्र या आपके माता पिता? मैं यकीनन कह सकता हूं आपके बारे में आपसे बेटर कोई नहीं बता सकता। बता सकता है क्या? नहीं बता सकता। आपसे बेटर आपके बारे में कोई नहीं बता सकता। तो मेरे प्यारे साथियों ऐसे ही संधि के बारे में इस शब्द से बेटर, इस शब्द से बेहतर कोई नहीं बता सकता। ये शब्द क्या है? संधि क्या है? संधि क्या है? इसको संधि शब्द ही बता सकता है। इससे बेहतर और कोई शब्द इसकी व्याख्या नहीं कर सकता। और इसे समझने के लिए हम आते हैं। हिंदी वालों की, आर्मी वालों का, पुलिस वालों का एक ही काम है, पहले पकड़ते हैं। हमने संधि को पकड़ लिया, फिर क्या करते हैं? फिर उसको तोड़ते हैं। पुलिस वाले क्या करते हैं? पहले चोर को पकड़ते हैं, डकैत को पकड़ते हैं, अपहरणकर्ता को पकड़ते हैं, फिर उसको तोड़ते हैं रिमांड पे लेके। आर्मी वाले भी क्या करते हैं? आतंकवादी को पकड़ते हैं, फिर उसको तोड़ते हैं। तब वो बोलता है, खुद बोलता है। जैसे टूटता है ना, टुकड़ों में विभाजित होता है ना, तो वो टूटता है तो फिर वो बोलता है। और जब वो बोलता है ना, फिर हम उसको जोड़ते हैं, है ना, उसका पिक्चर तैयार करते हैं, सीन तैयार करते हैं, और तब आकर उसको बोलते हैं, मीडिया के सामने बोलते हैं ना। बस यही काम है हिंदी वालों का। पहले पर इसको क्या करते हैं? पकड़ते हैं, और संधि को पकड़ने के बाद क्या करेंगे बेटा? हम इसको तोड़ेंगे। तो क्या होगा इसका? संधि विच्छेद, सम प्लस धी। ठीक है, सम प्लस धी। सम का अर्थ होता है, सम का अर्थ होता है निकट। सम का अर्थ क्या होता है? निकट। धी का अर्थ क्या होता है? धारण करने वाला, धारण करने वाला या वाली, वाला या वाली। जैसे जलधि, जल को धारण करने वाला, है ना, जलधि, जल को धारण करने वाला। ठीक है, तो निकट धारण करने वाला, यानी निकट से धारण करने वाला। अब मान के चलो ये पेन है, इधर देखिए, ये पेन मार्कर है और मुझे ये धारण करना है, और मैं इसको यहां से छोड़ दूं तो क्या धारण कर पाऊंगा इतनी दूर से?
ये हाथ यहाँ है और इस मार्कर को यहीं से छोड़ दूं तो क्या ये धारण हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। तो धारण करने की पहली शर्त यही है कि मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? निकट जाना पड़ेगा। निकट जाके भी धारण हो जाएगा क्या? नहीं, धारण करना है। संधि क्या है? धारण करना है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज देखो, इस मार्कर को आप ऐसे देखो, अभी दिख रहा है ना पूरा? देखो, इधर से देखो, इधर से देखो, आपको सारी चीजें दिख रही होंगी, दिख रही है ना? अच्छा, अब ये हाथ देखो मेरा, ये दिख रहा है आपको? पूरा दिख रहा है ना? ऐसे देखो, पूरा दिख रहा है। इधर से देखो, पूरा दिख रहा है। ठीक है ना? मैं कुछ और चीजें बताना चाह रहा हूं। अब इस हाथ को मैं इसके पास ले गया और जाकर मैंने इस पेन को क्या कर लिया? धारण कर दिया। आप तो ऐसे मानो, ऐसे धारण कर दिया। अच्छा मेरे को बताओ, मेरा हाथ तो पीछे से पूरा दिख रहा होगा, लेकिन पेन दिख रहा है क्या आपको? ये पीछे से पूरा दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है ना। अब जरा आगे से देखो, मेरा हाथ पूरा दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, नहीं दे रहा है ना। पेन पूरा दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है ना। क्या हुआ? कुछ परिवर्तन आया? स्थिति में कुछ परिवर्तन आया? इसकी में भी और इसकी में भी परिवर्तन आया क्या? आया ना। ये परिवर्तन ही संधि है। समझ में आया? ये परिवर्तन ही संधि है। हम संधि की बात कर रहे हैं यहां पर। यहां तो मैंने आपको बताया संधि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जॉइंट। क्या कहते हैं? जॉइंट। ये अलग है कैप, ये पेन अलग है। अच्छा इसको मैंने ऐसे रख दिया, ये जॉइंट हुआ क्या? जॉइंट हुआ क्या? नहीं हुआ ना, जॉइंट नहीं हुआ ना। अब इसको मैंने इसको ऐसे किया तो ये जॉइंट हो गया ना, हो गया ना। तो अब बताओ आपको क्या दिख रहा है? ये पहले ऐसा था, ये ऐसा था। आप इसको ऐसे भी ऐसे करके देख सकते हो, आराम से देख सकते हो, है ना? इसको ऐसे देख सकते हो, लेकिन जैसे ये जॉइंट हुआ, अब आप इसको देख सकते हो, कैप को अंदर से देख सकते हो, नहीं देख सकते। और ये आगे क्या था ये दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा ना। मतलब परिवर्तन आ चुका है, स्थितियों में आ चुका है ना। बस ये परिवर्तन का नाम ही जॉइंट है, इसी का नाम संधि है। आई बस समझ में? संधि क्या है? संधि दो वर्ण, हम बात, ये तो मैंने आपको उदाहरण बताया, लेकिन हम संधि किसकी करते हैं? वर्णों की। किसकी संधि करते हैं? वर्णों की। तो संधि क्या है? अब आ गया हुआ समझ में। जब दो वर्ण परस्पर क्या आते हैं? निकट आते हैं, और एक वर्ण दूसरे वर्ण को क्या कर लेता है? धारण कर लेता है। एक वर्ण, एक ध्वनि दूसरे ध्वनि को क्या कर लेती है? धारण कर लेती है, या वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, परस्पर मिल जाते हैं। मिलते हैं तो कोई किसी को धारण करता होगा, तो किसी एक में तो परिवर्तन आएगा ना, किसी एक सिचुएशन में परिवर्तन आएगा, किसी एक में अंतर आएगा। परिवर्तन को हम विकार कह देते हैं। विकार माने रोग। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपके सामने खड़ा हूं और मैं आपके सामने खड़ा हूं, अच्छा खासा पढ़ा रहा हूं, तो कोई दिक्कत है क्या आपको? बढ़िया दिख रहा हूं। लेकिन अगर मेरे को खांसी हो जाए, जुकाम हो जाए, सिर में दर्द हो जाए, बुखार आ जाए, तो क्या होगा? चेहरे पे परिवर्तन आ जाएगा, चेहरा उतर जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? स्थिति में, आवाज में परिवर्तन आ जाएगा, चेहरे में परिवर्तन आ जाएगा, हाव भाव में परिवर्तन आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इसी को विकार कहते हैं, बीमारी कहते हैं। बीमार होते ही आदमी में परिवर्तन आ जाता है। तो अब इसमें भी विकार आ जाए, परिवर्तन आ जाए, यही संधि है। समझ में आया? अभी मैं आपको इसकी परिभाषा क्लियर कर देता हूं कि जब दो वर्ण परस्पर मिलते हैं तो उनके मिलने से, है ना, दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को मतलब परिवर्तन को क्या कहते हैं? अपन संधि कहते हैं। दो वर्णों के निकट आकर परस्पर मिलने से उत्पन्न विकार को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को हम संधि कहते हैं। बोलो समझ में आया? दो ध्वनियां, ध्वनि और वर्णों में क्या अंतर है? भाषा के लिखित रूप की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। सबसे छोटी इकाई, भाषा के लिखित रूप की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। और वही मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। तो भाषा के मौखिक रूप की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है, तो लिखित रूप की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। सेम है ना? तो दो ध्वनियों के परस्पर मेल से, दो वर्णों के परस्पर मेल से ध्वनि में होने वाले परिवर्तन को, विकार को क्या कहते हैं? अपन संधि कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, उदाहरण के लिए, जैसे मैं आपको बताऊं राम प्लस अनुज, ठीक है, ये शब्द है। इसमें ध्वनियां देखिए, पहले हम इसको वर्ण की स्थिति पे ले जाते हैं। र प्लस आ बराबर रा, म प्लस अ बराबर अ। इधर देखिए, अ प्लस न प्लस उ
प्लस ज प्लस अ, ये सारे वर्ण हो गए। अब क्या हो गए? ये सारे वर्ण हो गए, ठीक है ना। अब दो वर्ण परस्पर निकट आके जब एक दूसरे से मिलेंगे, जैसे इसको और इसको हमने क्या कर दिया, परस्पर निकट आ गए ये दोनों, म का अ और अ का अ, है ना। दो वर्ण परस्पर क्या आ गए, निकट आ गए, और निकट आकर ये मिलकर क्या हो गए, आ हो गए। क्या हो गए? आ हो गए। तो अब इसका रूप क्या हो जाएगा, जरा देखो। र प्लस आ बराबर क्या हो जाएगा, रा। और म में आ को जोड़ देंगे, म में, तो क्या हो जाएगा, मा। और ना में उ को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, नू। और ज में अ को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ज। तो क्या हो गया, रामानुज। क्या हो गया, रामानुज। तो देखो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ राम, यहाँ अनुज, दो अलग अलग शब्द थे, लेकिन यहाँ दोनों मिलकर एक हो गया, रामानुज। अ गायब हो गया और यहाँ बड़ा हो गया। स्थिति में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? ध्वनि में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? रूप में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? ये परिवर्तन ही संधि कहलाता है। और अगर प्यारे परिवर्तन ना हो, अगर परिवर्तन ना हो तो संधि नहीं होगा। जैसे ये पेन है, ये पेन है, दोनों दूर दूर है, ठीक है, इनको अपन पास लाए, ऐसे मिला दिया, लेकिन आप अब भी इसको आराम से पीछे से आगे से जैसे देखना चाहो वैसे देख सकते हो, जैसे पहले देख रहे थे उसी स्थिति में आप आराम से देख सकते हो, ठीक है कि नहीं? वैसे ही देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो? देखो आप आराम से देखो। तो दो चीजें परस्पर निकट आके जुड़ जाएं और उनमें कोई विकार नहीं आए, उनका रूप परिवर्तित ना हो, ध्वनि में कोई परिवर्तन ना हो। जब दो वर्ण परस्पर निकट आकर जुड़े, मिले, लेकिन उनकी ध्वनि में, उनके रूप में कोई परिवर्तन ना आए, तो उसे संधि नहीं कहते। फिर उसे क्या कहेंगे? उसे संयोग कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे संयोग कहेंगे। जब दो वर्ण परस्पर निकट आकर मिलते हैं और अगर ध्वनि में परिवर्तन आता है, उनके रूप में परिवर्तन आता है, तो संधि कहलाती है। अगर ध्वनि और रूप में परिवर्तन नहीं आता तो वो क्या कहलाता है? संयोग कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए आप देखिए, उदाहरण के लिए यहीं पर देखिए, ये शब्द है राम, ठीक है, और ये शब्द है लखन, ठीक है। ये दो अलग अलग शब्द हैं और दोनों को मिलकर हमने क्या कर दिया, राम प्लस लखन। अब मेरे को ये बता दो मेरे प्यारे साथियों, इसमें और इसमें क्या, ये दोनों मिलकर यहाँ ऐसे लिख दिए गए, इनके रूप में कोई परिवर्तन आया है क्या? ध्वनि में कोई परिवर्तन आया है क्या? नहीं आया ना, स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है। तो परिवर्तन नहीं है तो ये क्या कहलाएगा? ये संयोग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संयोग कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगी? ये संधि कहलाएगी, ठीक है, ये संधि कहलाएगी और ये संयोग कहलाएगा। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं, संधि और संयोग में अंतर, ठीक है प्यारे साथियों। अब हम बात करते हैं संधि के प्रकारों की। हम बात करते हैं किसकी? संधि के प्रकारों की। तो संधि कितने प्रकार की होती है, ठीक है, संधि कितने प्रकार की होती है? तो आपने पढ़ा है, हिंदी वर्णमाला पढ़ी होगी, वो जो चार्ट पढ़ा होगा, अ से अनार खा के शुरू करते हो आप और ज्ञा से ज्ञानी बन जाते हो। ये अपनी हिंदी की ताकत है प्यारे साथियों, है ना। मेरे को हिंदी पे गर्व है, आपको भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हिंदी और अंग्रेजी दोनों शुरुआत फल से करती हैं। वो ए फॉर एप्पल से करता है और अपन अ फॉर अनार से करते हैं। छोटे अ से अनार खा के शुरुआत करते हैं, वो एप्पल खा के शुरुआत कराते हैं, लेकिन लास्ट में वो जैबरा बना के छोड़ देता है और अपन ज्ञानी बना के छोड़ते हैं। ये अपनी खासियत है। तो हिंदी वर्णमाला पढ़ी होगी कि नहीं आपने? तो अब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में प्रयुक्त कुल वर्णों की संख्या कितनी है, और ऑप्शन दे दिया जाए। ये प्रश्न आता रहता है मेरे प्यारे साथियों, हिंदी वर्णमाला में प्रयुक्त कुल वर्णों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन दे दिया जाए 44, 48, 52, 49, कितनी है? मेरे को कल इसका आंसर बताना, मैं इस वीडियो को देखने के बाद आंसर बताना, इससे अगली वीडियो में फिर मैं आपको इसका आंसर दूंगा सही क्या है, ठीक है ना। जब तक देखिए मेरा प्रश्न सुन लीजिए दोबारा, हिंदी वर्णमाला में प्रयुक्त कुल वर्णों की संख्या कितनी है? ठीक है, पहला प्रश्न यही है, इसका ऑप्शन ये है। अभी मेरा दूसरा प्रश्न है, हिंदी के वर्णों की कुल संख्या कितनी है? दूसरा प्रश्न है मेरा यहीं पर, हिंदी के वर्णों की कुल संख्या कितनी है? और ऑप्शन यही है,
हिंदी के, ये दूसरा प्रश्न है, हिंदी के, ये था हिंदी वर्णमाला में प्रयुक्त कुल वर्णों की संख्या कितनी है, ऑप्शन यही है। ठीक है, अब मेरा दूसरा प्रश्न यह है, हिंदी के वर्णों की कुल संख्या कितनी है, ऑप्शन यही है। आंसर बताना, तब मैं आपको आगे बताता हूं। ठीक है, तब तक मैं आपको आगे जोड़ता हूं। संधि के प्रकार कितने हैं, तो बेटा आपने पढ़ा होगा, पहले पढ़े होंगे आपने स्वर, स्वर पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, उसमें आपने पढ़ा होगा अ, आ, ए, उ, री, ए, ओ, औ, है ना, ये पढ़े होंगे आपने। अच्छा, ये भी तो पढ़ी होगी, अंग और ए, ये नहीं पढ़े, स्वरों में तो पढ़े उस वर्णमाला में, चार्ट में। तो ये भी पढ़े होंगे, लेकिन देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये अ है और ये भी अ है, ये दोनों की बनावट एक जैसी है ना, इसलिए ये ऊपर वाला जो बचा ना, ये क्या कहलाता है अपने यहाँ, ये अपने यहाँ अनुस्वार कहलाता है। क्या कहलाता है, अनुस्वार कहलाता है। अच्छा, ये भी अ है, फिर क्या बचा, इस अ को हटा दो तो ये बचा, इसको अपने यहाँ क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। तो विसर्ग कोई बाहर से थोड़ी आया है, विसर्ग भी तो यहीं से है। इसके बाद फिर व्यंजन शुरू हो जाते हैं, है ना, क से कबूतर, क से कछुआ, ख से खरगोश। हमने हमेशा कछुआ खरगोश को दौड़वाया है, बहुत सारी सीख ली है कि निरंतर चलते रहिए, निरंतर चलते रहिए, चलते रहिए, निरंतर चलते रहिए, सीख लीजिए। तो निरंतर चलते रहिए। तो स्वर के बाद क्या आता है प्यारे, व्यंजन, और तीसरा ये क्या है, विसर्ग। तो आपकी संधि कितने प्रकार की हो गई मित्रों, संधि हो गई आपकी 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं, स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि के प्रकार कितने हैं, और उनके अंदर के बहुत ही लेटेस्ट उदाहरण मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, जो आपको बुकों में नहीं मिलेंगे मेरे प्यारे साथियों। मेरे यहाँ स्वरचित उदाहरण होंगे, लेटेस्ट उदाहरण होंगे और लेटेस्ट नॉलेज होगी। आपको ऐसे ऐसे उदाहरण मैं आपको दूंगा, प्रश्न पूछूंगा, जहां आपका उत्तर देना मुश्किल हो जाएगा। बहुत संधियां आपने पढ़ी होंगी। अब आइए पढ़िए डॉक्टर देवेश भारद्वाज के साथ संधि हिंदी में, आप फिर लीजिए आनंद। आइए जुड़ते हैं अगली क्लास में, मैं फिर मिलता हूं आपसे स्वर संधि के साथ, और तब तक के लिए मैं लेता हूं आप सभी से विदा। वंदे मातरम, जय हिंद।